बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इधर से हम समझेंगे। तो इससे जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा। तो उसके अंदर वो ये कह रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इनका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है ए के। अब मसलन ए और बी का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, मिसाल के तौर पर ये ए है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो ये जो इसका रिजल्टेंट होगा ना वो ए प्लस बी के बराबर होगा। तो जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ए और बी का रिजल्टेंट है, यानी कि जो ए प्लस बी है वो परपेंडिकुलर है ए के। अगर वो ए के परपेंडिकुलर है तो हमें पता है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। तो एक हमारे पास जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है। और दूसरा जो उनका रिजल्टेंट है, ए और बी का रिजल्टेंट है, वो किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों वेक्टर्स का, एक ये वाला वेक्टर पूरा और एक ये वाला वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। तो एक तो आपने ना ये चीज प्रूव करनी है, और फिर उन्होंने ये बताया ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है 1/√7 इंटू बी वेक्टर के। ये उन्होंने बताया हुआ है कि आप ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जगह पर ना ये चीज पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद शो डैट रिजल्टेंट ऑफ 7A और बी, 7A और बी का जो रिजल्टेंट है, इसका मतलब इन दोनों को हम जमा करेंगे और वो किसके परपेंडिकुलर है? बी के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ 7A प्लस बी, ये हमारे पास क्या बन गया? इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, ये बी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना वो भी किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो ये हमने ना प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है ए और बी का वो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। इधर ये मैंने आपको बात बताई है। फिर हमने रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि वो ए प्लस बी के बराबर है, इज परपेंडिकुलर टू ए, वो ए के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों को लिख के इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है और इसको जीरो के बराबर पुट कर देना है। अब इस ए ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, इस ए ने जब इस ए से मल्टीप्लाई होना है तो ए डॉट ए आ जाएगा, ए ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये बी डॉट ए आ जाएगा। बी डॉट ए लिखे या ए डॉट बी लिखे तो एक ही मतलब है। ए डॉट ए जो है ना ए स्क्वायर के बराबर होता है, और ये बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख लिया। अब हमने ना इधर वैल्यू पुट कर देनी है। ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इस चीज के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर ना ये वैल्यू पुट कर देंगे। ए वेक्टर की जगह पर हमने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर दी, जो कि बराबर है 1/√7, और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ये ऊपर जो स्केयर है इस जगह पर आ गया। बाकी ए डॉट बी को इसी तरह ही लिखा रहने दें। अब ये जो स्केयर है इस स्केयर रूट को खत्म कर देगा, ये 1/7 हो जाएगा, और बी वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को ना 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इन सब के साथ हम 7 लिखें, मसलन इसके शुरू में भी 7 लिख लें, इसके शुरू में भी 7 लिख लें, इसके शुरू में भी 7 लिख लें, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, फिर आगे आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 7 ए डॉट बी, ए डॉट बी, और ये बेशक यूं करके लिख लें, और 7 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब यहां से ना हमने बी वेक्टर जो है ना इसको कॉमन ले लेना है। अगर हम इस पूरे में से बी वेक्टर कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा बी वेक्टर प्लस 7, और ए इस जगह पर आ जाएगा क्योंकि ये बी बाहर चला गया। तो ये चीज हमारे पास ना इस तरह करके आएगी, ये जो बनी हुई है। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, जो बी है ना वो बाहर निकाला, यहाँ से ये बी बाहर आ गया, ऊपर से ये स्केयर खत्म हो जाएगा क्योंकि वो बी बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब इस चीज को हम किस तरह लिख सकते हैं? इस चीज को ना लिखा जा सकता है इस तरह। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये वाली हमारे पास ना एक कंडीशन बन गई। अच्छा, दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा था कि रिजल्टेंट ऑफ 7A एंड बी, जो 7A और बी का रिजल्टेंट है, ये 7A है ये बी है, इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा?
7a+b के बराबर होगा। और जो b वेक्टर है ये दोनों क्या है, ये परपेंडिकुलर भी आपने प्रूव करने हैं। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस b को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7a.b आ गया, ये क्या बन गया जी, b.b बन गया। तो यहां से अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बनता है, 7a.b इंटू बी वेक्टर का स्केयर। तो इसकी वैल्यू ना हमने पहले निकाली है इस जगह पर, ये देखें ये वाली वैल्यू इसकी किसके बराबर है, अगर इधर मैं पुट करूं तो ये 0 के बराबर है। तो ये वैल्यू वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, यहां से ये पता चला कि ये चीज और ये चीज ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन ना सॉल्व होना था। इसको अगर रिपीट करना तो बता दें, अगर समझ आ गई है तो फिर इससे अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कोई मसला है तो बताएं, नहीं तो फिर इससे अगला कर। ये ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है ना, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर ये जो साइन होता है ना ये यूनिट वेक्टर का होता है। कह रहे हैं ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर, इन दोनों को अगर हम, इन्होंने सम किया हुआ है, इज इक्वली इंक्लाइंड। इनका इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये है इनके दरमियान एंगल सेम बन रहा है। मसलन अगर इसकी ये डायरेक्शन है ना तो दूसरी की भी यही डायरेक्शन है, तो इसके एंगल अगर हम यू एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे ना तो एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा। अगर इसके एंगल अल्फा है ना और इसके एंगल बीटा है तो इसका मतलब अल्फा और बीटा क्या है, बराबर है, क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब कि एक जितने तिरछे हैं। विद ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके साथ ये इक्वली इंक्लाइंड है। इस चीज को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको अब हम किस तरीके से प्रूव करेंगे जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर बताते हैं कि लेट ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर मेक एंगल अल्फा एंड बीटा विद ए एंड बी। यानी कि जो ए वेक्टर है ना, इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है, इसका नाम ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर, ये एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है ना उसका नाम है बी वेक्टर। बी वेक्टर के साथ ये जो एंगल बनाया जा रहा है ना, ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर, ये जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। और ये इक्वली इनक्लाइंड है, और ये जो अल्फा और बीटा ना ये क्या है, बराबर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, काज अल्फा फाइंड करेंगे। काज अल्फा यानी कि ये जो हमारे पास दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला वेक्टर, और एक वेक्टर कौन सा है, ये वाला। इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और बाद में इन दोनों का अलहदा अलहदा जो है ना मैग्नीट्यूड लेनी है। ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसको आपने ना नीचे लिखना है। अच्छा, इससे होगा क्या, ये जो चीज है ना, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसको हमने अलहदा लिख लिया, इसको हमने अलहदा लिख लिया, ये काज अल्फा की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब इधर देखते हैं इसके बाद इन्होंने क्या किया है। तो ये ऊपर थोड़ा सा इसको मैं इस जगह पर ले आता हूँ। हाँ जी, अब ये तो शुरू वाली चीज इसी तरह आ गई, और ये जो लिखा था ना, ऊपर लिखा हुआ था ए वेक्टर, नीचे लिखा हुआ था ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर आ गया, ए यूनिट वेक्टर के बराबर आ गया। इसको हमने इधर लिख लिया और बीच में क्या लिख लिया, डॉट प्रोडक्ट लिख लिया। अब ये जो डॉट है ना, इसने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना। आप समझे, इधर ब्रैकेट है, इसने इसके साथ भी डॉट लेना है, इसके साथ भी डॉट लेना है, ये बन जाएगा ए डॉट ए और ये बन जाएगा बी डॉट ए। ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए स्केयर के बराबर होता है, ये इस जगह पर आ जाएगा, निचली चीज उसी तरह आ जाएगी। अब यूनिट वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होती है, 1 के। अगर इसके ऊपर स्केयर है तो इसका भी स्केयर करेंगे, वो भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया है, काद अल्फा का ये आंसर आ गया। यानी कि ये जो आंसर है सारा, ये किसका आंसर है जी, काद अल्फा का आंसर है। ये हमने ना वैल्यू निकाली है। अब हमने कास बीटा की वैल्यू निकालनी। जब कास बीटा की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो हमें पता है, ये ऊपर वाली साइड क्या थी, ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर, और नीचे वाली साइड क्या थी, बी वेक्टर के बराबर थी। और यहाँ पर एंगल कितना था, बीटा था। तो ये क्या लिखा जाएगा, कास बीटा, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का डॉट ऊपर लिया और नीचे इनकी मैग्नीट्यूड ले ली।
तो ये बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये बी यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। फिर बी यूनिट वेक्टर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर का स्केयर बन गया। और बी यूनिट वेक्टर वन के बराबर होता है, वन का स्केयर करेंगे तो वो वन ही होगा। तो ये हमारे पास ना जवाब आ गया जी, कास बीटा का जवाब आ गया। अच्छा, अब अगर हम देखें ना तो दोनों का जवाब सेम आया, यानी कि दोनों का जवाब सेम है। तो इस जगह पर अगर देख लें, सिर्फ ये है इसमें +1 शुरू में लिखा है, इसके भी शुरू में लिखा हुआ है, तो ये चीज और ये चीज क्या सेम है, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काज अल्फा और काज बीटा भी सेम होंगे। फिर दोनों साइडों से काज काज खत्म हो जाएगा, तो अल्फा किसके बराबर आ गया, बीटा के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है अल्फा और बीटा बराबर है, तो ये ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर ये क्या हो गए, इक्वली इंक्लाइंड हो गए। किसके साथ, ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर के साथ, यानी कि ये दोनों का जो एंगल है ये सेम आया इस जगह पर। ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई है, ये इक्वली इंक्लाइंड है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 की समझ आ गई है? हाँ जी, कोई मसला जी। नहीं है? अच्छा, उसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं जी, उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं जी, फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं अ फोर्स, एक फोर्स है, और जो फोर्स की वैल्यू उन्होंने दी हुई है इस जगह पर, वो कितनी है, ये एक फोर्स का यूनिट, फोर्स का वेक्टर है, जो कि बराबर है 3i - 5j + 7k के बराबर है। इतने न्यूटन फोर्स जो है ना अप्लाई हो रही है किसी बॉडी के ऊपर, और वो मूव कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर, और उसने ये फासला तय किया। तो ये कि किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। लेकिन जो डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इस वेक्टर का ना यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो वो डायरेक्शन आ जाएगी, ये फोर्स आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा जी, फासला आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो वेक्टर है इस जगह पर लिखा हुआ है, इस वेक्टर की ना हमने डायरेक्शन निकालनी है। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने इसको नाम दे दिया वी वेक्टर का, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमें ना काम करना पड़ेगा, या इसको वी वेक्टर की बजाय अगर ए वेक्टर का नाम दे दूं, तो ए यूनिट वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली, फिर यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ये हमारे पास ना यूनिट वेक्टर निकल आया। अब जो डिस्टेंस है कि वो कितना तय हुआ था, 14 मीटर तय हुआ था, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बराबर है 14 मीटर, और साथ ये डायरेक्शन आ गई इस डायरेक्शन में, जो कि वो एक गिवन वेक्टर के पैरेलल थी, तो या गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में थी। तो ये हमने ना इसके साथ 14 के साथ ना ए यूनिट वेक्टर को ना मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये 14 लिखा, और ये ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख दी। यहां से हमारे पास ना डी का जवाब आ जाएगा। तो ये स्केयर रूट 11 ये नीचे आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म को हम इधर लिख देंगे। फिर ये स्केयर रूट 11 ना तीनों टर्म्स के नीचे आके डिवाइड होगा, ये हमारे पास ना डी का जवाब आ गया। अब हमने ना वर्क निकालना है। जो वर्क होता है ना वो फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अब ये वाला ना फार्मूला इस जगह पर ना अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ फार्मूला। ये वाला फार्मूला, जो वर्क है ना, ये बराबर है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वर्क बराबर होता है फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस तय होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपने क्या करना है, ये पहले फोर्स का जो वेक्टर था जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा, और ये हमने खुद बनाया। जो 14 हमारे पास गिवन था, और जो वेक्टर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, उसकी डायरेक्शन के अंदर हमने डिस्टेंस तय किया। तो वो 14 × ए वेक्टर के बराबर ना आंसर आना था, वो हमने इस जगह पर लिखा था। अच्छा, अब इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं, 3 ने और इसने मल्टीप्लाई होना है, -5 ने और -42/√11 ने मल्टीप्लाई, 7 और ये 14 ÷ 11 इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। तो ये इस जगह पर मल्टीप्लाई हुए हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन है ना, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 350 ÷ √11 जूल। तो वर्क का यूनिट होता है जूल। तो ये हमारे पास ना आ गया।
इसका आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं। नहीं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन आसान है और ये पेपर में ना पूछे भी जाते हैं। ये जो क्वेश्चन था ना कि वर्क मालूम करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेके जो करना था, तो ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद ये इस तरह करके था जी, बी स्केयर को प्रूव करें जी, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac cos बीटा, इसका प्रूव आ जाता है। एक और वो प्रूफ था इसके, इस क्वेश्चन के अंदर ना दो चीजें प्रूव करनी थी। ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर जो हमारे पास सेमी सर्कल होता है उसके अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, इसका प्रूव आ जाता है पेपर में। फिर जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राई एंगल है वो कंग्रेंट है। ये वाले जो है ना क्वेश्चन, ये सारे लॉन्ग के हवाले से बड़े अहम क्वेश्चन है। यहाँ से ना लाजमी पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वर्क डन। आपने वर्क डन मालूम करना, तुम्हें पता है वर्क डन का फार्मूला ये होता है F.D। तो ये हमारे पास ना फोर्सेस, इसका मतलब दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। बाज़ औक़ात ये कई क्वेश्चन में ना तीन फोर्सेस भी गिवन होती हैं, तो जितनी फोर्सेस होंगी उनको हम ऐड कर लेंगे। तो अगर दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। अगर तीन होती तो तीन को हमने सम कर लेना था। तो मसलन है, एक कोई पार्टिकल है उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को ना जमा कर लेंगे, F1 और F2 को। तो वो जो F है ना वो बराबर होगा F1 प्लस F2 के बराबर होगा। तो अगर नहीं लिखना F1 F2 ना लिखें, इन दोनों को वैसे ऐड कर लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्स का जवाब आ जाएगा। फिर वो जो डिस्टेंस उसने मूव किया ना, वो P से Q तक फासला मूव किया। मसलन यहाँ पर कोई चीज है, ये वाला P पॉइंट के ऊपर है, जब इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं ना, दो फोर्सेस लगाई यानी कि दो बंदों ने पकड़ के खींचा, तो ये यहाँ से ना यहाँ पर आ गई, P से किधर आ गई जी, Q के ऊपर आ गई। तो अब ये जो फासला है ना इसको हम कहेंगे D। D किसके बराबर है, PQ के बराबर है। तो ये हमने लिख दिया, D बराबर है PQ के। तो अब क्वेश्चन में ना उन्होंने दो पॉइंट दिए हुए हैं। एक उन्होंने पॉइंट, ये पी वाला पॉइंट गिवन है पोजीशन वेक्टर, और क्यू का पोजीशन वेक्टर ना गिवन है। तो ये हम यूं लिखेंगे कि जो डी है ये बराबर है पी क्यू के बराबर है। पी क्यू को किस तरह लिखा जा सकता है, क्यू माइनस पी लिखा जा सकता है, यानी कि पी क्यू किसके बराबर होता है, पी माइनस क्यू। तो बाद औक़ात इसको ना ओ क्यू माइनस ओ पी भी लिख लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपने Q की वैल्यू लिखनी है, फिर आपने P की वैल्यू लिखनी है। तो इसको फिर इसी तरह करना है, 2 - 1 - 1 माइनस, और ये माइनस +3 हो जाएगा। फिर ये 5/2 और प्लस माइनस ये -3/2। तो इसको आपने ना इस तरह सॉल्व करना है। तो इन्होंने पहले ये सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, इनकी ये साइन चेंज किया, फिर इस 2 को और इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। फिर ये जे और ये वाला जे, इसको सॉल्व किया, तीन में से एक निकाला, दो बच गए। फिर इनका ना एलसीएम ले लेना, ये लिखा है 5/2 और यहाँ पर क्या लिखा है -3/2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 5 - 3। तो 2/2 ये आ गया 1। इसको लिखेंगे 1k, ये जो लिखा है ना प्लस k यूनिट वेक्टर, इसको इस तरह लिखा है। ये हमारे पास ना डी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना, F.D लेना है। ये F की वैल्यू लिखी, फिर ये लिखा डॉट, फिर आपने डी की वैल्यू लिख लेनी है। तो आई को आई के साथ, फिर जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई करवाना जो कोफिशिएंट है। फिर ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो 28 आएगा। साथ हमें अब यूनिट का पता नहीं है कि मीटर है क्या है, जूल है क्या है, तो इसको हम खाली यूनिट लिख देंगे। और अगर आप इधर जूल लिखना चाहें तो जूल लिख लें, क्योंकि ये वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इधर आप यूं जूल्स लिख लें, इतने जूल्स जो है ना हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 में तो नहीं कोई बात पूछनी है। नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये लिखा है, अ बॉक्स इज ड्रैग्ड ऑन अ सरफेस ऑफ फ्लोर, यानी कि उसको ना एक बॉक्स है उसको घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं एक फर्श की सरफेस के ऊपर, फ्लोर सरफेस ऑफ फ्लोर, बाय स्ट्रिंग, रस्सी की मदद से। मसलन इसके साथ यूं रस्सी बांधी हुई है और इसको यूं खींच रहे हैं।
इज अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, 30 न्यूटन की ना फोर्स लग रही है। ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन है। एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री का ना इधर एंगल बन रहा है किसके साथ, फ्लोर के साथ, जो जमीन है फर्श है उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि थीटा बराबर है 30 डिग्री के। ये एक्स एक्सिस के साथ या फ्लोर के साथ एंगल बन रहा है, और जो फोर्स है वो 30 न्यूटन की लग रही है। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन आपने मालूम करना है बाय द फोर्स। ये जो फोर्स लग रही है इसके साथ व्हेन द बॉक्स इज डिस्प्लेस्ड अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और 10 मीटर को उन्होंने क्या किया जी, फासला तय किया। तो यहाँ पर जो वर्क है, वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी लगी, 30 न्यूटन की लगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कितना है जी, वो भी 30 मीटर है। वो भी हमारे पास 10 मीटर है, यानी कि वो हमारे पास कितना है, 10 मीटर है। लेकिन इधर जो फोर्स है ना, अगर ये यू एंगल बना रही हो तो फिर आपने ना एफ की जगह पर ना पुट करना होता है एफ कास थीटा, यानी कि क्या पुट करते हैं, एफ कास थीटा पुट करते हैं। तो इधर आपने ना वैल्यूज लगा देनी है एफ की और थीटा की। एफ की वैल्यू आ जाएगी 30, और कास थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी, 30 आएगी, 30 डिग्री। तो जो कास 30 डिग्री होता है ना, ये बराबर होता है जी स्केयर रूट 3/2 के बराबर होता है। तो ये आपने ना 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास ना एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ बराबर होता है ये हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना, कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है एफ एक्स। तो एफ एक्स किसके बराबर है, ये आपने याद रखना है। एफ एक्स बराबर होता है जी एफ कास थीटा के। तो ये आपने ना वैल्यू पुट की है। ये एक्स एक्सिस के अलांग जो है ना कंपोनेंट वो होते हैं। वैसे ना फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो है ना, यहाँ अगर ये फोर्स हो तो एक इसका कंपोनेंट नीचे को बन रहा होता है, इसको कहते हैं एफ एक्स। एक ऊपर की तरफ बन रहा होता है, इसको कहते हैं एफ वाई। जो एफ वाई होता है ना, ये बराबर होता है एफ साइन थीटा, और जो नीचे वाला कंपोनेंट होता है ये वाला है, ये एफ एक्स, ये बराबर होता है एफ कास थीटा। अब हमारे पास क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वगैरह है ना, तो डॉट प्रोडक्ट वो काज वाले में लिया जाता है, साइन वाले में नहीं लिया जाता है। तो हमने ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला ना कंपोनेंट लेना होता है। तो एफ की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, वहां से हमारे पास जो एफ एक्स कंपोनेंट है वो बराबर आ गया 30 × स्केयर रूट 3/2 के इक्वल आ गया। अब इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 √3। ये जो आया हुआ है, ये हमारे पास फोर्स का जवाब आ गया। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो ये 15 × स्केयर रूट 3 ये फोर्स हो गई, और डिस्प्लेसमेंट की ये वैल्यू आ गई। अब 15 को 10 से मल्टीप्लाई करना है 150, और स्केयर रूट 3 बाहर ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर 10 को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, जो स्केयर रूट के बाहर टर्म है ना उसको मल्टीप्लाई करना है। और साथ वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इधर हम जूल लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 150 × स्केयर रूट 3 जूल्स। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जो है ना इसने कंप्लीट हो गई है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 16 की समझ नहीं आई है, पूछना है तो बता दें। नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज ना कंप्लीट होगी।